नमस्कार। देवभूमि के चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे भट्ट की भावुकता और विपक्ष का कटाक्ष। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों में पहले चरण में होने वाले मतदान के लिए आज से प्रचार प्रसार का शोर थम गया है। भाजपा, कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों ने इस चुनावी दंगल को जीतने के लिए पूरी ताकत लगाई है। हालांकि सत्ताधारी दल बीजेपी प्रचार प्रसार के लिहाज से अपने सभी विरोधी दलों से आगे रही। इसके तहत 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में विशाल जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत पार्टी के तमाम स्टार प्रचारक राज्य में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील कर चुके हैं। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी पौड़ी और हरिद्वार लोकसभा सीट में जनसभा कर चुकी हैं। वहीं राज्य में प्रचार के अंतिम दिन भी भाजपा कांग्रेस ने जमकर प्रचार किया। इसके तहत मुख्यमंत्री धामी ने एक ओर जहां नैनीताल में मेगा रोड शो किया तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने हल्द्वानी में विशाल जनसभा को संबोधित कर कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की जनता से अपील की है। वहीं इसी प्रकार के दौरान कई नेता जनता से भावुक अपील भी करते हुए नजर आए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जनता को संबोधित करते हुए वो फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर भाजपा प्रत्याशी को जिताने की अपील की है। वहीं कांग्रेस ने महेंद्र भट्ट की भावुकता पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं। महेंद्र भट्ट की आंखों में तब आंसू नहीं आए जब जोशीमठ में लोग बेघर हो रहे थे और रो रहे थे, तब वो हमारे लोगों को माओवादी बता रहे थे। सवाल यह है कि एक तरफ भाजपा 400 पार का नारा दे रही है तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के अध्यक्ष को भावुक होकर जनता से वोट मांगना पड़ रहा है। इस भावुकता के आखिर क्या मायने हैं, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद आपको ले चलते हैं, जहां पर अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं। लोग कभी कभी नाराज हो जाते हैं। मैंने याद दिलाना चाहता हूं, अभी तो अग्निवीर वालों की नौकरी 4 साल की हुई है। अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो हो सकता है इनकी नौकरी 3 साल की ही बचे। इसलिए जहां हमारे नौजवान सावधान रहें, वहीं ये लोग भी सोचें कि कहीं ऐसी सरकार ना जाए जो वर्दी पहनते थे हरी वाली, उनकी 4 साल की नौकरी कर दी, खाकी वालों की तो और कम हो जाएगी। और जो नौकरी के सवाल पर जिस तरीके से पेपर लीक हुए हैं, क्या कभी नौजवान कल्पना कर सकता था कि पेपर लीक हो जाएंगे? और इस सरकार में कोई एक पेपर लीक नहीं हुआ है। जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सब पेपर लीक हुए हैं। अगर कुल मिलाकर के हम आकलन करेंगे तो अभी तक इस सरकार में 10 पेपर लीक हो चुके हैं। और जो आखिरी में पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ है, उसके इंतजाम के लिए सरकार ने दावा किया कि ऐसा इंतजाम किया है कि अगर कोई भी नकल भी करना चाहेगा तो नकल नहीं हो पाएगी। पर जमकर इशारा साधा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यहाँ पर जितनी भी परीक्षा आयोजित की गई हैं वो कहीं ना कहीं रद्द की गई हैं और उसमें पेपर जो है वो लीक मामले लगातार सामने आए हैं। और देवभूमि के चुनावी दंगल में आज हम बात कर रहे हैं कि एक और भट्ट को भावुकता दिखानी पड़ रही है वो अपील को लेकर, तो वहीं विपक्ष कहीं ना कहीं इस पर कटाक्ष करता हुआ नजर आ रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में अब प्रचार का शोर थम चुका है। पहले चरण में राज्य की 5 लोकसभा सीटों में होने वाले मतदान के लिए कुल 55 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। सभी प्रत्याशी जनता के बीच जाकर अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। हालांकि राज्य की 5 सीटों में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। दोनों ही दलों के तमाम स्टार प्रचारकों ने भी राज्य में प्रचार किया है। हालांकि इस प्रचार में भाजपा सबसे आगे नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील की है। वहीं भाजपा, कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दल भारी बहुमत के साथ जीत का दावा कर रहे हैं। इस बार की रामनवमी में भगवान राम अपने
घर में आ गए हैं, अपने महल में आ गए हैं, ये हम सब के लिए बहुत ही भावुक करने वाला क्षण है। आज मैं भी प्रातःकाल कन्या पूजन कर रहा था और मन में विचार आ रहा था कि 500 सालों के बाद भगवान रामलला अपने महल में आए हैं, अपने घर में आए हैं, सौभाग्य हमको मिला है। मैं बहुत आज भावुक भी हूँ ये क्षण देखकर कि साक्षात हमें फिर से रामयुग में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक तरफा सा माहौल दिख रहा है, आप लोग भी देख रहे होंगे। सामने कोई खड़ा दिखाई नहीं पड़ रहा है, न वो लड़ पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव बहुत अच्छा चुनाव जाने वाला है बीजेपी के लिए और मतों का बहुत अंतर बढ़कर आएगा। और 19 तारीख को पूरे 5 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, हाथ का चुनाव चिन्ह है और हमारी आप सबसे अपील है, निवेदन है कि देश के राजनीतिक हालात को देखते हुए जिस तरीके से उत्तराखंड में 5-7 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन उत्तराखंड राज्य का और 10 साल की केंद्र की सरकार, 10 साल के सांसदों का कार्यकाल, इसका आकलन करने का वक्त अब आ गया है और आप लोग इस समय जज की भूमिका में हैं। वहीं मतदान की घड़ी नजदीक आते ही तमाम राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों की चिंता बढ़ती जा रही है। इसके अलावा अब प्रचार के आखिरी दिनों में प्रदेश की जनता से भावुकता की भी अपील की जा रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जनता को संबोधित करते हुए जोशी मठ में फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर भाजपा प्रत्याशी को जिताने की अपील की। वहीं कांग्रेस ने महेंद्र भट्ट की भावुकता पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। महेंद्र भट्ट की आंखों में तब आंसू नहीं आए जब जोशी मठ में लोग बेघर हो रहे थे और रो रहे थे, तब वो हमारे लोगों को माओवादी बता रहे थे। प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं तो भट्ट जी आज बिलखते हुए नजर आए, रोते हुए नजर आए और भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो अपने तमाम गुरुओं की तरह झूठ बोलते नजर आए। महेंद्र भट्ट जी बिलखते हुए कह रहे हैं कि आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप जो है उन्हें समर्थन दें, लोग उन्हें समर्थन दें। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में और उत्तराखंड में ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अब अपने रोने के वजह से लगता है कि वोट मिल जाएंगे। रूप से वहाँ के वो स्थानीय विधायक रहे, 2-2, 3-3 बार वहाँ से विधायक रहे हैं, तो वहाँ की जनता के प्रति उनका एक लगाव है और वहाँ की जनता का जो उनको लगातार उनके प्रति जो प्रेम है उसको लेकर के उनकी भावनाएं स्वाभाविक निकली हैं और उससे आम जनता के प्रति उनका लगाव जो है वो दिखता है। कुल मिलाकर पहले चरण में होने वाले मतदान से पहले प्रचार का शोर अब थम चुका है। 19 अप्रैल को उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में वोटिंग होगी। ऐसे में अब जनता की बारी है। देखना होगा कि उत्तराखंड की जनता क्या 2014 और 2019 की तरह एक बार फिर मोदी के नाम पर वोट करेगी या फिर कांग्रेस पर जनता इस बार भरोसा करेगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो महेंद्र भट्ट जो है वो भावुक नजर आए। उन्होंने वो जो अपील भावुकता के साथ की, हाथ जोड़कर उन्होंने कहा कि प्रत्याशी को जरूर जिताएं, जिस पर विपक्ष कहीं ना कहीं कटाक्ष करता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि ये भावुकता जोशी मठ पे जब दरारें पड़ रही थी तब नजर क्यों नहीं आई। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और इन आंसुओं के क्या मायने हैं ये समझने की कोशिश करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। कुंवर जपेंद्र सिंह जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष नौटियाल जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीसी थपलिया जी, वरिष्ठ नेता यूकेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रतन मणि डोभाल जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत जपेंद्र जी आपके साथ ही करते हैं। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आंसुओं का सहारा लेना पड़ा जनता से वोट मांगने के लिए? देखिए, 2024 का जो ये चुनाव है, ये सिर्फ एक राजनीतिक दलों का या सरकार बनाने का चुनाव नहीं नजर आ रहा है। राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक चेतना से एक जो जनता में जागृति आई है और भारतवर्ष का प्रत्येक नागरिक, यहाँ हम अधिसंख्यक नागरिकों की बात करें तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को उससे जुड़ा हुआ पाते हैं। हाँ जी।
और भावुकता तो एक हमारी मानव प्रवृत्ति का अंग है। क्या हम अपने सामाजिक परिवेश में, पारिवारिक परिवेश में ऐसे पल नहीं आते हैं कि जब हम भावुक हो जाते हैं? और भावुक होना ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसका हम मजाक नहीं उड़ा सकते हैं। और भावुकता दिखावे से नहीं होती है, और जो दिखावा करने वाले लोग होते हैं उनमें इमोशन और सेंटिमेंट्स की निश्चित तौर पर कमी होती है। ये पूरे जग में जाहिर है, और ये एक नेचुरल प्रोसेस भी है। तो अगर भावुकता का मजाक उड़ाया जा रहा है या भावुकता को अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए विपक्ष इस्तेमाल करना चाहता है, तो फिर जिनके प्रवृत्ति में या जिनके मन में भावुक क्षणों का कभी समावेश ही नहीं हुआ, जो भावुकता की अहमियत जानते ही नहीं हैं, तो उन्हें भावुकता के ऊपर उनसे बात करना या उन्हें सफाई देना हम नहीं समझते कि ये कोई जरूरी विषय है। ये एक मानव प्रवृत्ति से और एक नेचुरल प्रोसेस है। और जो अच्छे मन के लोग होते हैं, जो मन के साफ होते हैं, या अपने कार्यों को लेकर, अपनी चीजों को लेकर जिनके अंदर एक भावनात्मक लगाव होता है, तो वही भावुकता में बहते हैं। आशीष जी, मुझे लगता है अब ठीक समझ आ गया होगा कांग्रेस को कि आखिर ये आंसू क्यों निकले, और जो अच्छे लोग होते हैं, दिल के साफ लोग होते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहना स्वाभाविक है। नहीं, ये परिभाषा जितेंद्र भाई ने बताई, बहुत बढ़िया बात है। देखिए, मुझे तो लगता है, अब उनकी अपनी अपनी सोच है, जो कमजोर होता है वो रोता है, जो कुछ कर तो सकता नहीं है। अब एक बात है, अंकिता पे कुछ नहीं कर पाए, एक शब्द भी नहीं बोल पाए, दुर्भाग्य इस बात का है। अगर उस समय भी थोड़ा भावुक होते तो हमें अच्छा लगता कि हमारे देश के जो राज्य के जो वो हैं अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के, वो रोए। अंकिता पे तो नहीं रोए। जब जोशीमठ पे इतना बड़ा हादसा हुआ, हर किसी का दिल दहल जा रहा था उस भूमि को देखकर जो फट रही थी, उस समय नहीं रोए। उस समय माओवादी बोलने का काम कर रहे थे। जब मंदिर में सोना चोरी होता है सबके रिएक्शंस के बाद नहीं रोए। पित्तल, सोना, ये सब चोरी हो गया 260 किलो, तब नहीं रोए। जब युवाओं पर लाठीचार्ज हुआ तब भी नहीं रोए। कोरोना काल में जब इतनी आपने नर्सिंग स्टाफ को नौकरी से निकाला, आप तब भी नहीं रोए, उन पर लाठियां मारी आपने, अब आप रो रहे हैं। तो कमजोर लोग रोते हैं। जिसने कुछ किया होगा वो तो कहेगा कि काम किया है, काम के नाम पर आप बोलते हैं। पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए कि कमजोर लोग रोते हैं या फिर वो लोग आंसू का इस्तेमाल करना सही तरीके से जानते हैं कि कहाँ जरूरत पड़ रही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आंसू कमजोरी की निशानी है। अगर आज किसी कोई अंकिता हत्याकांड पर रुकिएगा जपेंद्र जी, थोड़ा निश्चित हम कहते सही बात है, हमें भी रोना आता है। अंकिता हत्याकांड वोट मांगने में रो रहे हैं। 10 साल से आपकी सरकार है, 7 साल से आप उत्तराखंड के अंदर है, फिर भी आपको रोना पड़ रहा। अरे आप ये कहते हैं मैंने ये किया है। अभी देखिए, परसों नरेंद्र सिंह नेगी जी का मैं वीडियो देख रहा था, जिसमें कह रहे हैं पौड़ी के अंदर एक बस अड्डा नहीं बन पा रहा। अरे आप हालातों पे रो रहे हैं, किस चीज पे रो रहे हैं? तो देखें, ये भारतीय जनता पार्टी ने जब काम नहीं किया तो आज इनको रोने की स्थिति आ गई। और आप देखें, इस बात पे भी रो रहे होंगे कि हमने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया, वो हम पूरा नहीं कर पाए, तो इसलिए भी उसका रो रहे हो। एक सर के बदले 10 साल लाएंगे, वो ला नहीं पाए, क्या पता इस बात पर रो रहे हो। कई बातें हो सकती है रोने की। और बड़ा दुर्भाग्य है कि रोकर वोट मांगना पड़ रहा, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं है। सत्ताधारी पार्टी को अपने काम पर वोट मांगना चाहिए था, बताना चाहिए था हमने आपके लिए ये काम किया है, अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो आप हमें वोट दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, और जनता वोट देती। पर जब नहीं किया तो रोना ही है। और आप क्या सब रो रहे हैं, इनके भारतीय जनता पार्टी वाले। और अभी क्या बोल रहे थे अपने चमोली जी, क्या बता रहे थे कि सामने कोई दिख ही नहीं रहा, एक तरफा वोटिंग है, सामने ने कोई दिख ही नहीं रहा, अगर कोई है ही हम ही है, तो रो क्यों रहे हो भाई? क्यों बेचारा, क्यों टाइम खराब कर रहे हो? सुनने वाले का भी, अपना भी, मीडिया चैनल का भी, पैनलिस्ट का भी। तो बेमतलब में देखें, इस रोने से अब कुछ नहीं होना। जनता समझ चुकी है कि ये लोग जो हैं दिखावे के लोग हैं, जनता की भावनाओं से खेलने वाले लोग हैं। आज देखिए, वो आ रखा है क्या, किसने 25 जाने गई हैं, वो माओवादी कौन है उनका आ रखा है अखबार में, 25 लोगों की हत्याएं हुई, रोज हत्याएं। क्या कहाँ है आपकी योजना? आपकी ना देश के अंदर की योजना काम की, ना देश के बाहर की योजना काम की। आप एक पड़ोसी देश बता दीजिए इससे इनके संबंध अच्छे हों। वही पड़ोसी एक देश से लड़ गए। वापस आते हैं आशीष जी, वापस आते हैं, विस्तार से चर्चा करेंगे। जपेंद्र जी, आपके अच्छे संबंध हो, सारी पार्टियों से लड़ गए। आशीष जी वापस आते हैं, रुकिएगा।
जपेन जी फटाफट अपनी बात को पूरा करेगा, मुझे और लोगों की भी प्रतिक्रिया लेने। ये जो कांग्रेस भावनात्मक समझ और भावों का जो मखौल उड़ाती हुई दिख रही है ना, इसका जवाब इन्हें 19 तारीख को प्रदेश की जनता दे देगी। और जहां इन्होंने इतनी लंबी लंबी बातें करी, तो हम थोड़ी सी जानकारी में इजाफा करते हैं कि जब रैणी गांव की आपदा आई थी तो बंशीधर भगत जी प्रदेशाध्यक्ष थे और हम सब लोग उस आपदाग्रस्त क्षेत्र में थे। तो हमने देखा है महेंद्र भट्ट जी को, तब तो वो प्रदेशाध्यक्ष नहीं थे, हमने देखा है उन्हें 5 रातें लगातार रैणी गांव की आपदाग्रस्त मौके पे भूखे प्यासे कीचड़ से लथपथ अपने क्षेत्र की और मृतकों की उनकी चिंता करते हुए, और उस समय जो उनके मन के भाव थे वो हम ही नहीं, जो लोग थे वहां, जो जोशीमठ की जनता है, जो सच्चाई जानती है, अगर आप ऐसे भावों का और ऐसे व्यक्ति का अगर आप मखौल उड़ा रहे हैं तो ये आपकी राजनीतिक गिरावट की निशानी है। और ये आपको मुबारक, उत्तराखंड की जनता 19 तारीख को जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। ठीक है, वापस आते हैं, पीसी थपले आ जाए जी। भावनात्मक मुद्दों की सबसे बड़ी खिलाड़ी अगर राष्ट्रीय स्तर पे कोई राजनीतिक दल है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में अभी आपने जो मुख्यमंत्री को सुना, तो मुख्यमंत्री क्या कह रहा कि 500 वर्ष के बाद राम आ रहा है। मतलब देखिए, वो उस देवभूमि का व्यक्ति है जिस देवभूमि के व्यक्ति को अपना रघुनाथ मंदिर नहीं दिखाई दे रहा है देवत्याग में, उसको वो अयोध्या का मंदिर दिखाई दे रहा है। और फिर भावनात्मक की इतनी बड़ी बॉल फेंक रहा है, वो सोच रहा है कि सीधे साधे लोग हैं, शायद इसी में हो जाए। उसके बाद आई बारी चमोली जी की। चमोली अंदर बैठा हुआ बोल रहा है कोई मुझे दिख ही रहा है। अब जिस व्यक्ति की आंख ही बंद हो चुकी हैं और उसने वो तमाम जनता के तेवर जो इस चुनाव में थे उस व्यक्ति को नहीं दिखाई दिए, तो हम क्या कर सकते हैं। देहरादून में बैठा हुआ व्यक्ति एक बॉबी पवार के जो के साथ जनता जिस तरह से नारे लगाते हुए, जिस तरह से आज तक के कार्यक्रम में नेताओं को भगाते हुए जनता ने देखा, लेकिन इस विनोद चमोली ने नहीं देखा। अब बारी आती है इनका रोना जो भट्ट जी का रोना है, हमारे चुनावी और हमारे राजनीतिक स्तर में ये रोना कई बार सफल हुआ है। ये भावनात्मक मुद्दों की आखिरी स्पिन हुआ है रोना। क्योंकि हमने देखा था कि ये स्पिन बॉल हरक सिंह रावत ने 2 बार फेंकी थी और जीत गया था हरक सिंह रावत। इस समय इनकी गलती हो गई, मैनेजमेंट ये हुआ कि अध्यक्ष ऐसा तो नहीं है कांग्रेस के लोगों को अपनी पार्टी में रख कर उनसे कलाएं भी सीख रहे हैं। हाँ, वो रख क्या, उसको तो बेचारे के हाथ पांव बांध कर रखा हुआ है। ये तो बिलो द बेल्ट हिट करने वाली पार्टी है। इस पार्टी ने बिलो द बेल्ट हिट करके हरक सिंह को कहीं का नहीं छोड़ा, पिंजरे में बंद है हरक सिंह। और उसकी जो वो विदा थी, उस विद्या का प्रयोग अगर अनिल बलूनी करता तो वास्तव में, वैसे तो अनिल बलूनी रोने से कम उसमें नहीं है मुद्रा में, जो कह रहा है मेरे को तो समय में बीमार था। अरे बीमार थे तो तुम ही जरूरी हो, बहुत बड़ी जमात पड़ी हुई है यार। क्या ये तुम्हारे लिए है कि राज्यसभा एमपी भी तुम ही बनो और सांसद भी तुम ही बनो? कितने लोग पड़े हुए हैं, बेचारे घिस गए। ये जो बेपरवक्ता यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनसे बढ़िया कौन हो सकता था? ये जो भारतीय जनता पार्टी के कुंवर साहब, ये तो बिल्कुल एक सक्षम व्यक्तित्व है। ये सांसद लड़ते तो कितनी अच्छी बात होती। उसको जिताओ, जो बीमार था और अब स्वस्थ है। हम जब उसके पास गए थे, उसका जो अहम अलंकार है और उसका जो जिस तरह से उसके लिए वो गुजरात से, यानी जो आदमी इतना बड़ा बदनाम थे गृह मंत्री, वो गृह मंत्री आके पूरा पे गढ़वाल के लिए करूंगा, इसको जिता दो। ये सब रोना ही तो है मैडम। कई एक गृह मंत्री के मुंह से शोभा दिखाई देता है कि मैं सब कुछ गढ़वाल के लिए करूंगा, इसको जिता दो। एक गृह मंत्री पूरे देश का गृह मंत्री होता है, एक गढ़वाल क्यों जिता दो? गढ़वाल के लिए क्या करेगा भाई? आप तो काफी पुराने आदमी हैं, आपको तो ये बात पता है। आपने सब बहुत सारे ऐसे लोगों को भी सुना है जिनको शायद मैंने ना सुना हो, और आपने कांग्रेस में भी बहुत दिग्गजों को सुना है और बहुत एक्सपीरियंस है आपको। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ,
जिस तरीके की राजनीति क्या आज हो रही है, आपको लगता है इस तरीके की राजनीति पहले नहीं होती थी? क्या वोट अपीलिंग ऐसे नहीं की जाती थी? क्या अन्य राजनीतिक दल इस तरीके की वोट अपीलिंग नहीं करते? मैं अगर आम आदमी पार्टी की बात करूं तो अब आप जहां पे जाएंगे हर मंच पर आप आजकल यही सुनेंगे, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया, उनकी गलती क्या थी कि उन्होंने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला दी, अच्छा स्कूल बनवा दिया, ये उनकी गलती थी। तो क्या ये इमोशनल कार्ड नहीं है? देन व्हाई बीजेपी? देखिए मैडम, चुनावी जो ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा महोत्सव होता है, यज्ञ होता है, इस पवित्र यज्ञ में अगर तुम उन प्लेयर्स को जो खेल रहे हैं इसमें उनको उसी समय डालो तो ये तो अपराध है मैडम। लोकतंत्र में तुम आगे पीछे कर सकते थे ना। ये केजरीवाल अभी थोड़ी आया, केजरीवाल ने ये अपराध पहले भी कर दिया तो उसको उसके साथ कर देते, सिसोदिया के साथ अंदर कर देते। इस समय जिस महापर्व में अगर तुम किसी को तंग कर रहे हो तो तुम्हारी नीयत दिखाती है कि तुम बेईमान हो, तुम बिलो द बेल्ट। आप ये देखो, ये चुनावी मुद्दा आ रहा है, तुम कांग्रेस की वो बंद कर दिया तुमने अकाउंट्स। देखिए आप कैसे लड़ेगी कांग्रेस, मुख्य विपक्षी दल किसी भी लोकतंत्र में सबसे बड़ा गहना होता है जनता का, और उस विपक्षी दल को तुम कह रहे हो कांग्रेस खत्म कर दे। अरे तुम क्या हो गए तुम्हें? और मैं बता रहा हूं मैडम, इनकी जो नीति है, अगर कांग्रेस विहीन उत्तराखंड, मैं सिर्फ उत्तराखंड परिप्रेक्ष्य से बात करती हूँ कि कांग्रेस विहीन अगर उत्तराखंड हुआ तो हो सकता है यूकेडी को मौका मिल जाए। अच्छा देखिए, यूकेडी को अगर योग्य समझेगी जनता। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कितना शानदार बोला कि हम तो जनता की अदालत में। उसने नहीं बोला कि मैं ये, बहुत शानदार लगा। देखिए, अगर हमारा कर्तव्य जनता को अच्छा लगेगा तो हमें शर्माते रखेंगे, नहीं तो आज दिन तक हमारे साथ कुंवर जपेंद्र भी लड़े, 7,000 वोट में सिमट गए सांसद में, और यही व्यक्ति आज भाजपा कांग्रेस में रहता तो नंबर 1 और नंबर 2 रहता। और आ गए वो भाजपा में, समझ के आ गए। वो तमाम दलों में रहे, लोक दल में रहे, रक्षा मोर्चा के सांसद लड़े थे वो टीरी से। कुंवर जपेंद्र पूछ लो, 7,000 8,000 वोट में रह गए हम लोग, जबकि हमारे साथ जनरल टीपीएस वगैरह। जनता देखती है, तोलती है कि ये आदमी दिल्ली में जाके क्या काम करेगा। ठीक है, अगर मेरे को वो जानती मैं वापस आती हूँ। ठीक है थपलिया जी, मैं वापस आती हूँ, उसके बाद रतनमणि डोभाल जी का रुख करते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए जो हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और देवभूमि के चुनावी दंगल में आज हम बात करेंगे भट्ट की भावुकता, विपक्ष का कटाक्ष। और आपको बता दें कि आज उत्तराखंड में आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार प्रसार खत्म हो जाएगा और 19 अप्रैल को मतदान होना है पहले चरण में। आज हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रतनमणि डोभाल जी का रुख कर लेते हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। रतनमणि जी, अगर हम महेंद्र भट्ट के आंसुओं की बात करें या उनके भावुक होने की बात करें तो क्या ये आंसू सियासी मायने अलग अलग तरीके से लगते हैं? जैसे कि अभी थपलिया जी कह रहे थे कि ये आंसू फैक्टर काम करता है। हरक सिंह रावत का 2 बार ये आंसू फैक्टर उनके साथ काम किया है, तो हो सकता है महेंद्र भट्ट जी के साथ काम करो और वो यही आजमाना चाह रहे हो। तो उनके आंसुओं के क्या कुछ मायने हैं? सभी आंसुओं का अलग अलग मतलब होता है, वो एक जैसे आंसू नहीं होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि महेंद्र भट्ट जी जोशीमठ जाके धरातल पे क्या है वो सच्चाई को जान गए हैं, और वो जितना वो समझ रहे थे कि जो कुछ नहीं, जितना हल्का देखा जा रहा था गणेश गोदियाल को, उन्होंने इनको रुला दिया है कि ये स्थिति में आ गए। उनको नहीं मालूम था, गढ़वाल तो वो पूरा समझते थे कि हमारे तो खेती है, हमने काटना ही है, पक गई है वो, लेकिन वो स्थिति वो बिगड़ गया उनका। और उसके पीछे कारण है, लोगों को पहाड़ के लोग सभी भावुक होते हैं, हम भी भावुक होते हैं। तो जब लोग उजड़ रहे हैं और तबाह हो रहे हैं, वो सड़क पे आ रहे हैं, तब आप उनको कह रहे हैं कि आप नक्सली हैं। तब उनके मदद करने के बजाय, उनके दुख में खड़े होने के बजाय आप उनको नक्सली बता रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो ये सच्चाई उनको लगा होगा वहां जाने पे। पुराने नेता हैं, वो अनुभवी नेता हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो उनको लग रहा होगा कि उनसे गलती हो गई, चूक हो गई, इसलिए वो
भावुक भी हो रहे हैं और अपना दुख जता रहे हैं लोगों में कि भाई गलती होगी अब हमसे। ये गलती उनको ये वो अभी जपेंद्र जी मैं सुन रहा था, मैं भी वहां गया था तपोवन ऋषि गंगा धौली गंगा में, जहां आपके विकास ने 2000 लोगों को जबरदस्ती के विकास ने वो जो थोपा गया वहां पर, और उसने 200 से अधिक लोगों की जान ले ली थी। तब आप भावुक नहीं हुए, तब आपके आंसू नहीं आए वहां पर, उसके लिए आपने कुछ नहीं किया। और ये सब वो ठीक कहा इन्होंने कि वो अंकिता भंडारी जो बेटी का जो परिवार आज भी रो रहा है, वो सड़क पे धरने पे, उसके लिए आपके पास आंसू नहीं है। आपके आंसू नहीं आए जब आपने राष्ट्रवाद की बात करते हैं। मैं कभी कभी तो थपलियाल जी बहुत बेहतर उसको जानते हैं कि पूरा गढ़वाल उत्तराखंड में कोई आदमी है जो राष्ट्रवादी नहीं है। हम तो इस राष्ट्रवाद के लिए ही मर गए हैं, और हम ही लोगों को आप नक्सली बता रहे हैं कि हम नक्सलपंथी हैं। और उस राष्ट्रवादी क्षेत्र में आपने हमको जो 1887 की जो फौज से हम राष्ट्र के लड़ रहे हैं, अपनी सीमाओं पे रक्षा कर रहे हैं, उसको आप 4 साल की नौकरी दे रहे हैं। उस पर आपको रोना नहीं आ रहा है। आपने आपके राज्य में आपके विकास की बयार में आपकी गारंटियों में 9 लाख लोग युवा बेरोजगार है, उस पर आपको रोना नहीं आया कभी। हमने देखा नहीं भट्ट जी को भावुक होते हुए। और ये आप जल जंगल जमीन, ये सारे सवाल अभी खड़े हैं, कोई हल नहीं हुआ। और वो राज्य में बार बार इस बात को कहता हूं, आपके यहाँ पे कहा तो हमारे बच्चे 24 साल के हो गए हैं, 24 साल का राज्य हो गया, उसको अगर वो जीके के सवाल में जाता है तो कोई बताने को नहीं है कि उसका कैपिटल कहाँ है, उसकी राजधानी कहाँ है। वो क्या जवाब देगा कहीं अगर वो बाहर जा रहा है तो ये कहेगा कि मेरे कैपिटल ही नहीं है 24 साल में। और वो प्रधानमंत्री, तमाम नेता आ रहे हैं, रक्षा मंत्री आ गए, प्रधानमंत्री आ गए, गृह मंत्री आ गए। और ये तो सैद्धांतिक बात है कि अगर आप कोई राज्य बना रहे हैं, जिला बना रहे हैं, तो वो मानक तय है कि उसमें राजधानी भी हो गया और उसका बजट मिलेगा। जिला बनाएंगे तो उसका बजट निर्धारित है, तहसील बनाएंगे उसका बजट निर्धारित है। और ये ऐसा राज्य है जिसका कैपिटल नहीं है अभी तक, आप उसका जिक्र भी नहीं कर रहे हैं। ये सच्चाई जब जान रहे हैं लोग, धरातल पर ये सवाल चल रहे हैं, और इनको ये अब ये जब सवाल सामने आते हैं तब ये बौखला जाते हैं, तब ये भावुक हो जाते हैं कि ये जमीन खिसक रही है हमारी, इसको कैसे बचाएं, कि हो सकता है कि भावुक होने से ही बच जाए। और ये शुरू में ये लग रहा था इनको कि एक तरफा हो रहा था, हमको भी लग रहा था, हम भी ये कह रहे थे कि कांग्रेस की तो, लेकिन कांग्रेस ने जबरदस्त वापसी की है, जबरदस्त उत्साह लोगों में आया है। और जो वो गठबंधन का जो एक रूप आया है, उनका भी बेस है। भले ही उनको वो वोट में ना पड़े, लेकिन जब गठबंधन में जाते हैं तब वो वोटों में भी तब्दील होता है। और इसलिए ये इनकी बेचैनी है। और सबसे बड़ी बेचैनी ये 9000 पेटी, आप देवभूमि कहते हैं कि नरेंद्र मोदी तो वहीं केदारनाथ के पुजारी हैं, वहां बैठते हैं, गुफा में रहते हैं, और उस गुफा के लोगों को आप 9000 पेटी दारू भेज रहे हैं। ये स्थिति हो गई है आपकी। अरे इस पर शर्म करके रोना चाहिए था भट्ट जी को, तो मैं ताली बजाता उनके लिए कि कौन लोग हैं वो जो दारू की पेटी वहां लाए हैं। और वो सबको जो चुप है आप उस पर, ये बेरोजगारी के सवाल पे चुप है, जगह जमीन पे आप चुप है। 1 इंच जमीन की सिंचाई की व्यवस्था आपने नहीं की पिछले 10 साल में। वो ऑल वेदर रोड आप बना रहे हैं, एक दिन भी वो ऑल वेदर चलती नहीं है। जब भी थोड़ा सा हवा चल जाए तो गिर जाता है, वहां भूस्खलन हो जाता है, बारिश हो जाए तो सड़क बंद हो जाती है। ये इस तरीके से जो हवाई बात करते हैं, ये वो नहीं है, जमीन पर सच्चाई कुछ और है। और ये इनको रिपोर्ट आ रही है, इसलिए वो कह रहे हैं कि उन्होंने दावे तो वहां दिल्ली में बहुत कुछ कर दिए होंगे, और जब यहाँ जमीन पर जा रहे हैं तो उनको कुछ और दिखाई दे रहा हो, तो इसलिए भावुक हो रहा है। मैं ऐसा समझता हूँ। ठीक है, जपेंद्र जी। रतन मनी डोभाल जी आज इतने रोष में और हम सम्मान के साथ कह रहे हैं, ठीक है कि आपकी भावना अगर कांग्रेस के साथ है तो आपको देश के संविधान ने अधिकार दिया है कि आप कांग्रेस को वोट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आपने सभी आरोप लगा दिए वो आपके सभी आरोप सच है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता छोटे से छोटे पद पे बैठा हो, बड़े से बड़े पद पर बैठा हो, उसके लिए उत्तराखंड का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक उत्तराखंड वासी
बहुत ही सम्मानित है। और इसमें सिर्फ महेंद्र भट्ट जी की ही बात नहीं है, देश के प्रधानमंत्री तक मौके आने पर अपने आप को उत्तराखंड वासियों से जोड़कर प्रस्तुत करते रहे हैं। कोई उत्तराखंड वासी अलगाववादी नहीं है, माओवादी नहीं है। कभी किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने ऐसा नहीं कहा। सभी हमारे लिए पूजनीय हैं, सभी हमारे लिए सम्माननीय हैं। ये उत्तराखंड का निर्माण उत्तराखंड के विकास के लिए हुआ है, तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड के निवासी, उत्तराखंड के बाशिंदे, उनके नौनिहालों की तरक्की के लिए, उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए, आगे की योजनाओं के लिए निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और युवा मुख्यमंत्री धामी जी कार्य कर रहे हैं। ठीक है, आपके मन में रोष है, रोष का आपको अधिकार है, उसमें से कई चीजों के ऊपर निश्चित तौर पर ध्यान देने वाले तथ्य हैं, उनके ऊपर सरकार ध्यान देगी। लेकिन जिस तरह से आपने इतने आरोप लगा दिए, हम आपके उन आरोपों से सहमत नहीं हैं। आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं। जपेंद्र जी, मुझे बताइए, जोशीमठ पर आंसू क्यों नहीं, अंकिता हत्याकांड पर आंसू क्यों नहीं, तब ये भावुकता नजर क्यों नहीं आती है? क्या ये विपक्ष के आरोप गलत है? मुझे बता दीजिए कि अंकिता हत्याकांड पर कौन रोया था, एक फुटेज मुझे बता दीजिए किसी का। पूरी तरह यशी जी मोर्चा संभाल लिया विपक्ष की तरफ से। आपका भी स्वागत है। लेकिन ऐसा कब हुआ? लेकिन ऐसा कब हुआ? ऐसा कब हुआ? आई एम टेकिंग दिस क्राउन ऑन माई हेड, आई एम टेकिंग दिस क्राउन वेरी प्राउडली। बेटी को न्याय देने के लिए जो कहा गया उसे किया गया, और मुख्यमंत्री खुद समय समय पर उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ठीक है कि इस चुनाव के माहौल में अगर आपको लगता है कि विपक्ष इतना कमजोर हो गया और आपको भी एक कमजोर के साथ खड़े होना है, तो हम आपकी हिम्मत की दाद देते हैं और स्वागत करते हैं। जपेंद्र जी, ये कोई तरीका नहीं हुआ, दिस इज नॉट फेयर। अभी तक विपक्ष ही मीडिया को बदनाम कर रहा था, अब सत्ता पक्ष भी करने लगेगा, हम कहाँ जाएंगे? हम जनता के सेवक है सर। हमने आप पे आरोप नहीं लगाया, हमने तो अप्रिशिएट करा कि आज आपने मन बनाया कि आज आपको चुनाव से 2 दिन पहले आपको विपक्ष को थोड़ा सा बैकअप देना है, तो हम तो स्वागत कर रहे हैं। हम तो स्वागत कर रहे हैं। ऐसा मीडिया भी आवश्यक है कि जब विपक्ष मुद्दों से भटका हुआ हो, ठीक एक दिन पहले महेंद्र भट्ट जी अगर आंसू बहाएंगे सर, तो चर्चा तो करनी पड़ेगी ना हमें भी, हमारे ऊपर भी जनता का प्रेशर है। आप ये बताइए यशी जी एक बात बताइए, जब हमने शुरुआत में जो तथ्य रखे, जो बातें बताई, क्या वो मानव स्वभाव से जुड़ी हुई नहीं है, या आप उन चीजों को नकार देंगी कि जो कुंवर जपेंद्र ने ऑन स्क्रीन बोला झूठ बोला? नहीं, देखिए जपेंद्र जी, मैंने पहले भी नौटियाल साहब जी को यही बात कही कि देखिए आंसू किसी के भी निकल सकते हैं, और आंसू कमजोरी की निशानी नहीं होते, कई बार आंसू ताकत की भी निशानी होता है। तो हर आंसू का अलग अलग मतलब होता है, वो अलग ठीक है, ठीक बात है। लेकिन जनता ये भी तो जानना चाहती है ना कि आज जब वो अपील कर रहे हैं तो आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, लेकिन अंकिता हत्याकांड एक जघन्य अपराध है। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि महेंद्र भट्ट जी के आंसू निकले कि नहीं निकले, आप मुझे तो किसी का भी नाम बता दीजिए जो आपकी पार्टी में दुखी हुआ हो, उस बात से आहत हुआ हो। मुझे भी तो एक एग्जाम्पल मिलेगा ना नौटियाल जी के सामने पेश करने के लिए। नहीं, क्या एग्जाम्पल बताएं आपको कि किसके आंसू निकले थे अंकिता हत्याकांड पर भी, जोशीमठ में जो हुआ उसको लेकर भी, तमाम चीजें। आपने माननीय मुख्यमंत्री जी की उस समय परिस्थिति नहीं देखी थी? जब माननीय मुख्यमंत्री जी, आप पुरानी रिकॉर्डिंग उठा के देख लीजिए, जब उनका पहला बयान आया तो उनके शब्दों में वो भावुकता और वो चिंता आपको नजर नहीं आई कि एक सरकार का मुखिया, एक युवा मुख्यमंत्री उत्तराखंड की बेटी के साथ हुए उस कुतक्के को लेकर कितनी संजीदगी के साथ और किस दिल की गहराइयों से बोल रहा है, और उन्होंने वो एक्शन भी लिए। तो ये तो राजनीति में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जहां स्वाभाविक चीजें हैं, जहां ईमानदारी है, निष्ठा है, और जो भावुक पल हैं, वो चाहे फिर कोई भी हो, चाहे कांग्रेस का कार्यकर्ता पदाधिकारी हो, तो हमें सबको उसका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, आशीष नौटियाल जी। देखिए मैडम, सीएम साहब के घर में 2 मौतें खुद हुई है। सीएम साहब के यहाँ 2 लोगों ने आत्महत्या की है, इस बात को हम सब भूल गए आज। ऐसा होता है कभी अचानक, अनफॉर्चुनेटली एक घर में 2 लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन उस बात पे आज कोई बोलने वाला नहीं है। हम भी नहीं बोल रहे हैं। इस बात का दुख है कि इस बात की जांच नहीं हुई कि आखिर ऐसा सीएम के घर में है क्या होता है वहां, क्यों हुआ ऐसा। हमने उस बात को भूल गए, हम उस बात को नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्या हुआ जो महेंद्र भट्ट को रोना पड़ा? पूरा वीडियो मैंने देखा नहीं, पर रोते हुए मैंने ये देखा
कि वो कह रहे हैं हमें वोट देना, वोट हमें ही देना, जिताना, रो रहे हैं। ऐसा क्या पीड़ा आपने, ऐसा क्या उत्पीड़न कर रखा था उस जनता का 7 साल से उत्तराखंड में कि आपको रोना पड़ा कि मैं आपके दर्द से रो रहा हूं कि आप पे सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, रोजगार नहीं है? किस चीज के लिए रो रहे थे? क्या नहीं, आशीष जी एक सवाल मेरा भी आपसे यही है कि मुझे जरा बताइए तो क्या महेंद्र भट्ट जी के रोने से विपक्ष को थोड़ी सी परेशानी हुई? क्या मैं उस तरफ जा सकती हूँ जिस तरफ पीसी थपलियाल जी अभी इशारा कर रहे थे कि हरक सिंह रावत के आंसुओं ने कमाल किया है, तो ऐसा ना हो कि महेंद्र भट्ट जी के आंसू भी कमाल कर दिखाएं, इसलिए विपक्ष कटाक्ष कर रहा है? कमाल नहीं। अब विपक्ष क्या, जनता ने देख लिया कि ड्रामेबाज लोग हैं। घड़ियाल आंसू बोलते हैं ना, हमारे पहाड़ में घड़ियाल आंसू बहा रहे हैं, तो ये घड़ियाल आंसू हैं ये, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और देखिए, हमें गर्व है अपने नेता गणेश गोदियाल के ऊपर, जिसने सत्ताधारी तानाशाह इतनी बड़ी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के आंसू निकाल दिए उस लोकसभा सीट पर। हम गर्व करते हैं अपने नेता पे। काश हमारे सारे नेता गणेश गोदियाल जैसे होते और आंसू निकाल देते इनके अध्यक्षों के। आप देखें, कैंडिडेट तो बोल भी नहीं पा रहा है, कैंडिडेट का तो मुंह बंद है। आशीष जी, अब एक सवाल और मेरा, मैं देख रही हूँ कि कांग्रेस अब गणेश गोदियाल जी के पीछे पड़ गई है हाथ धो के। गणेश गोदियाल जी सबसे जिताऊ कैंडिडेट नजर आ रहे हैं और गणेश गोदियाल जी की चर्चाएं जोरों शोरों पर हर कांग्रेस प्रवक्ता कर रहा है। बाकी के कैंडिडेट्स का भी नाम ले लीजिए सर। आपको और हमें तो जिताऊ नजर आ रहे हैं, पर चमोली जी को नजर ही नहीं आ रहे। चलिए, उन्हें नहीं आ रहे, वो अलग मसला है, वो तो एक तरफा वोटिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मुझे आशीष जी, लेकिन मुझे इसका जवाब चाहिए कि गणेश गोदियाल जी अगर जिताऊ कैंडिडेट हैं और लग रहा है कि वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस को, क्योंकि देखिए फायदा है अगर वो ये सीट लेकर आते हैं तो जाहिर है, और बाकी कैंडिडेट्स क्या नाराज नहीं हो जाएंगे? उनका भी तो जिक्र कर लीजिए थोड़ा सा। नहीं मैडम, देखिए, जब बात है पौड़ी में जाके रोए तो पौड़ी की बात होगी, टिहरी में आओ तो टिहरी की बात करते हैं। आओ, अभी तो हम पौड़ी के अध्यक्ष के आंसू निकाल दिए, इस बात पे गर्व महसूस कर रहे हैं अपने कैंडिडेट के ऊपर। वो स्टार प्रचारक नहीं, इनके स्टार प्रचारक कल को आ रहे थे और गारंटी ले रहे हैं कि मैं गारंटी देता हूं आज से ये मेरी टेंशन 10 साल से किसकी थी भाई? 7 साल से तो तुम्हारे राज्य में सरकार किसकी थी? यानी कि आपने मेरे पौड़ी को ऐसे छोड़ दिया, पौड़ी के अंदर कोई देखने वाला नहीं है। बड़ा दुर्भाग्य है इस बात का, लेकिन जो भी है, चलो कम से कम रोए तो सही। कई तो ऐसे होते रोते भी नहीं है, तो रो भी गए, चलो कि यार ठीक है, हमने इतना उत्पीड़न कर रखा आप लोगों का, चलो दे दो, बस इज्जत रख लो। पार्टी ने मुझे इतना कुछ दिया, प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया, टिकट दिया, मैं हार गया, चलो राज्यसभा में भेज दिया, कोई बात नहीं, तो मेरी इज्जत रख लो, इसलिए रोए। पर जनता समझदार है। देखिए, आपके 5 मिनट के आंसू हैं और जनता के 5 साल आंसू आने वाले हैं। अगर जनता इनको जिता देगी, 5 साल तक रोना पड़ेगा। क्योंकि सही बताया, अभी कोई शायद दूसरे चैनल में बात हो रही थी कि जब कह रहे थे कि ये जो है अभी तो 4 साल की अग्निवीर है, अगर ये अभी तो अग्निवीर जो है ये फौज में हुई है, आने वाले टाइम पे अगर फिर दोबारा बना दोगे तो ये अग्निवीर पुलिस में भी पैदा होंगे और ये अग्निवीर अन्य विभागों में भी पैदा होंगे, और आने वाले टाइम पे तो तनख्वाह और पेंशन देने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी के पास पैसा ही नहीं है। 400 पार का नारा लगाने वाले इस बात की गारंटी देते हैं हम 400 पार कर देंगे, पर ये नहीं बता पाते कि आरडीएक्स कहां से आया जिसका विस्फोट हमारे देश में हुआ, उसके बात नहीं करते ये लोग। 9000 पेटियां दारू की, आज छुप गई ये बात। अगर हम ये पेटियां कांग्रेस की होती, आतंक हो जाता पूरे उत्तराखंड के अंदर, पर वो पेटियां तो भाजपा की थी। कौन बोले भाजपा को? भाजपा तो एकदम दूध की धुरी है, दारू भी बांटेगी तब भी वो दूध, वो दारू थोड़ी है, वो तो दूध है, वो तो टॉनिक है इनका। आज रात से पौवा प्रमुख अपॉइंट हो गए इनके, 6 बजे 5 बजे खत्म हो रही डिबेट, उसके बाद पौवा प्रमुख निकल जाएंगे और पौवे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। यही काम करते पौवा प्रमुख, पन्ना प्रमुख, ये सब इनके जो ड्रामेबाजी है, चोचलेबाजी है, इस तरीके का हम जवाब दें, जवाब सुनना चाहेंगे। भी आपका नंबर आएगा साहब। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र, अपनी पार्टी के जुमला पत्र में फर्क देखें। कांग्रेस पार्टी ने क्या बोला और भारतीय जनता पार्टी ने क्या बोला, इतना बड़ा जुमला। चलिए जपेन जी जवाब दे दीजिए। पहला पन्ना आशीष जी एक सेकंड, आशीष जी एक सेकंड रुकिएगा। ये कांग्रेस ने जो देश की राजनीति को दूषित करने का काम करा इतने लंबे समय से, ये शराब की परंपरा, पैसा बांटने की परंपरा, 9000 पेटी कांग्रेस की है। 9000 पेटी किसकी? कांग्रेस की। तो हम दावे से कह रहे हैं
कि आपके कार्यकर्ताओं की ये करतूत पकड़ी और जगह जगह शराब पकड़ी जा रही है। अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ राजनीति की पैरोकार ना होती तो आप उस राजनीति को वैसे ही दूषित करते, और ये सब उत्तराखंड की राजनीति दूषित करने का क्रेडिट आप लोगों को नहीं जाता है। ये क्रेडिट आपको देश की राजनीति को दूषित करने का भी जाता है। इसी सीट के ऊपर हेमवती नंदन बहुगुणा जी का चुनाव देखिए, जब वो लोकदल से लड़े थे और तब कांग्रेस ने क्या किया था, है? शराब की नदियां बहा दी थी। फर्क सिर्फ इतना है कि अब भारतीय जनता पार्टी पावर में है तो आप नदियां नहीं बहा सकते, आप चंद हजार पेटियां इधर से उधर करने का प्रयास करते हैं और वो पकड़ी जाती हैं, और जब पकड़ी जाती हैं तो आप उस दल के ऊपर लांछन लगाने की कोशिश करते हैं जो स्वच्छ राजनीति की पैरोकार है, जिसके इलेक्शन में शराब 9,000 पेटी खा के ये परंपरा इस देश क्या को शर्म नहीं आती आप लोगों को? शर्म नहीं आती? 9,000 पेटियां पकड़ी गई और आप कह रहे हैं स्वच्छ राजनीति कर रहे हैं? तो ये सिखा रहे हैं आने वाली जनता देश को कांग्रेस की जनता को देन ये है सिखा रहे और ये हैं देश का चुनाव बच्चा लड़ने का बच्चा ये जानता तरीका है। है। आप 9,000 पेटी की कीमत समझ सकते हैं आप क्या है? 9,000 पेटी शराब आपकी पकड़ी गई और उसके बाद आप बड़े गर्व के साथ बोलते हैं कि हमने नदी नहीं भाई, आपने नदी नहीं भाई, 9,000 पेटियां रखी बस। यही क्या बात कर रहे हैं आप? पूरे देश के सामने आएंगे उत्तराखंड में क्या कर रहे हैं हमारी देवभूमि का? ये देवभूमि है उत्तराखंड की, आप उत्तराखंड की देवभूमि में 9,000 पेटियां शराब रख दी। शर्म आनी चाहिए आपको। क्या बद्रीनाथ केदारनाथ जैसे धाम है हमारे, वहाँ आप 9,000 पेटी शराब की नदियां बहाएंगे? शराब आप बांटे, हमने नदियां बहाएंगे हमारे? उत्तराखंड का ऐसी बात करते हैं, शर्म नहीं आती आप लोगों को इस तरह बात करने में? कर क्या रहे हैं शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। शर्म आपको आनी चाहिए जो बद्रीनाथ केदारनाथ जैसी देवभूमि के अंदर 9,000 पेटियां शराब रखने का काम करते हैं। शर्म आपको आनी चाहिए। हमें कह रहे हैं जिन्होंने ठीक है, जपेंद्र जी और आशीष नौटियाल जी, जपेंद्र जी और आशीष नौटियाल जी, ये मंच बीजेपी और सिर्फ कांग्रेस का नहीं है, रुक जाइए जरा। पीसी थपलियाल जी, यूकेडी अभी शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो मुझे बहुत क्लियरली याद है कि आपने भी ये बात कही थी कि यूकेडी जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनके साथ बहुत ही प्रमुखता के साथ यहाँ पर इन मुद्दों को उठाएगी और चुनाव लड़ेगी। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो जिस तरीके से अब आप कांग्रेस के खेमे में थोड़े थोड़े शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि बीजेपी के साथ आप जा नहीं सकते। कांग्रेस को भी आपने शुरुआत में काफी कुछ कहा, कांग्रेस ने आपको गठबंधन में भी नहीं लेना चाहा, और आपने अब जिस तरीके से आप कांग्रेस के साथ नजर आ रहे हैं तो ये किस तरीके की राजनीति चल रही है? देखिए, जब कभी भी संसदीय चुनाव हुए, वो कुंवर जपेंद्र भी जानते हैं कि क्षेत्रीय दलों को पदमुक्ता नहीं देती है उत्तराखंड की जनता। ये बात आप हमेशा से जानते होंगे ना, बेहतरी से जानते होंगे थपलियाल जी, और ये बात तो मुझे भी पता है। और मैं शुरुआत में मैंने ये बात कही भी थी आपसे, मैंने आपसे ये बात कही थी कि ये जो चुनाव है ये देश का चुनाव है, देश का प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव भी है। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो जिस तरीके से यूकेडी अपने आप को, लेकिन उस टाइम आपका कॉन्फिडेंस हाई था, आपने कहा नहीं यूकेडी बहुत अच्छे से करेगी, तमाम चीजें हैं, तो ये चीज तो आपको हमेशा से पता है। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको समझाने की जरूरत है या बताने की जरूरत थी। देखिए, बाजार में जिन मुद्दों को लेकर हम चले जनता के बीच में, वही मुद्दे गणेश गोदियाल ने उस टोकरी को अपने सिर में रख लिया, वही मुद्दे उठाए। आप ही देखिए, अभी जो बात चली थी कि स्टार प्रचारक, अब आप अपने को न्यूट्रल करके देखिए कि सारे स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी के आए, क्या उनको ये नहीं मालूम था कि इस अभागे राज्य को राजधानी नहीं मिली अभी तक? क्या उनका फर्ज नहीं बनता था बात करने का? क्या उनको फर्ज नहीं बनता था कि इस अभागे राज्य का इतना बड़ा टिहरी डैम अपनी छाती पे रखा हुआ है और उसकी बिजली यूपी खा रहा है? उनको नहीं दिखाई दे रहा था? जो बोलते थे कि हम तुम्हारे सबसे बड़े हितैषी हैं, मतलब वो हमें कह रहे हैं, वो उनको नहीं दिखाई दिया। उनको नहीं दिखाई दिया कि यहाँ के पहाड़ के बच्चे केवल अग्निवीर एक फौज ही इनका सहारा था। ये IAS IPS की तैयारी नहीं करते थे, ये फौज की तैयारी करते थे, और इस फौज में हमने अपना इतिहास बना रखा है। उस फौज से इन्होंने हमें वंचित कर दिया अग्निवीर के नाम पे। क्या इनके लोगों को अग्निवीर पे सफाई नहीं देनी चाहिए थी इनके स्टार प्रचारकों को? आप बताइए हमें,
हमें ये तो हमें सबसे बड़े, आप ये देखिए कि एक थपलियाल जी जो देखिए, हमारा- जब वो अग्निवीर लाए, जब बच्चों ने नहीं समझा अग्निवीर को, और जिस तरीके से आगजनी हो रही थी, तमाम चीजें हो बहुत रही बड़ा थी, आंदोलन हुआ। आक्रोश में आ रही उसी तरह का मैडम, बिहार में उसी ट्रेनें तरह फूंक दी का- गई। मेरी बात तो सुन लीजिए थपलियाल जी, वो सब देखा हमने और समझा भी कि लोगों को प्रॉब्लम हो रही है या बच्चों को उससे प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन उसके बाद बीजेपी ने अपनी बात कही, बीजेपी ने साफ तौर पर लोगों को समझाना शुरू किया, उस अग्निवीर के फायदे समझाने शुरू किए। और जब उनको लगता है कि आज मुझे बताइए ना कि अग्निवीर को लेकर अंदर ही अंदर भले ही आप कह दें कि मेरे घर कोई बच्चा अग्निवीर के फेवर में नहीं है, लेकिन फ्रंट पे तो सभी कह रहे हैं ना कि अग्निवीर इज गुड, अग्निवीर से सबको फायदा हो रहा है। लेकिन इनके स्टार प्रचारकों ने क्यों नहीं बोला कि अग्निवीर गुड है? आप किसी स्टार प्रचारक का नाम बता दो। आप जरूरत नहीं पड़ रही होगी जपेंद्र जी, प्रधानमंत्री जपेंद्र जी जवाब देंगे, उसके बाद रतन मणि जी मैं आपके पास आऊंगी। हम क्लियर कर, देखिए जब अग्निवीर योजना लागू की गई, हाँ एक चीज और पूरी जी, तरह से एक पूरे चीज और, देश में ठीक है, जपेंद्र जपेंद्र जी 10 सेकंड रुकिए, जपेंद्र जी 10 सेकंड रुकिएगा, फटाफट अपनी बात को पूरा करें थपलियाल जी। कुंवर साहब कभी कांग्रेस के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हुआ करते थे। और दूसरी चीज ये है कि अभी इन्होंने, इतने पढ़े लिखा व्यक्ति ये नहीं जान रहा कि मैं बोल रहा हूं कि शराब कांग्रेस लाई है, जबकि सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि शराब हमारी थी। ठीक है, यानी जब जपेंद्र जी फटाफट आबकारी अपनी विभाग- बात को कंप्लीट करिए। ठीक है जपेंद्र जी, आप समझ गए होंगे थपलियाल जी क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद रतन मणि जी मैं आपके पास आती हूँ फटाफट। हम थपलियाल जी इतनी हास्यास्पद बात कर रहे हैं कि सरकार ने कह दिया शराब। अग्निवीर पर आइए फिलहाल, तो शराब पर हम बाद में आएंगे। आपका थपलियाल जी अग्निवीर का जवाब दे देते हैं। देखिए, जब अग्निवीर को लेकर देश में चर्चा शुरू हुई, उसकी आलोचना शुरू हुई, तो भारतीय जनता पार्टी ने ये क्लियर करा कि अग्निवीर से सैनिकों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं किया जा रहा। अग्निवीर के माध्यम से जो सेना का एक डिसिप्लिन होता है, हम सब जानते हैं कि सैनिक से ज्यादा डिसिप्लिन कोई नहीं होता, और वो पूरी उम्र उस डिसिप्लिन के साथ रहता है। तो उसका आशय ये था कि जो हमारे युवा जो सीधे सीआरपीएफ में चले जाते हैं, पुलिस भर्ती में चले जाते हैं और स्टेट सर्विसेज में चले जाते हैं, तो जब वो शुरू के 4, 5, 6 साल उन्होंने फौज में जो डिसिप्लिन सीखा होगा और वहां से जो उनकी ट्रेनिंग हुई होगी, उसका लाभ हमारे मेन स्ट्रीम के सिस्टम को मिले। अनेकों अर्धसैनिक बलों में, पुलिस में उनके लिए वो दरवाजे खुले हुए होंगे, वहां जाएंगे, उनका भविष्य सुरक्षित है। और वो एक जो डिसिप्लिन उनकी पर्सनैलिटी में आएगा, वो डिसिप्लिन इस राष्ट्र को विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र बनाने ठीक है, के लिए रतन मणि जी, रतन मणि जी, आज आप भले ही उपहास क्या अग्निवीर योजना बीजेपी को भारी पड़ेगी उत्तराखंड में, आपको लगता है? एक सेकंड रुके थपलियाल जी और जपेंद्र जी, होल्ड ऑन। अग्निवीर को आप ही हटाएंगे, देख जैसे किसान कानून हटाया आपने। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए आशीष जी। रतन मणि जी, अग्निवीर योजना क्या भारी पड़ेगी बीजेपी को, जिस तरीके से कहा जाता है कि उत्तराखंड का बच्चा जीता है फौज को? देखिए जपेंद्र जी, मैं पहले तो ये कह दूं कि वो आपने कांग्रेसी बना दिया मैंने, लेकिन मैं तो सड़क का आदमी हूँ। आपने जितना रोष दिखाया तो हमें लगा कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले नहीं हैं। मैं तो सड़क छाप आदमी हूँ। सड़क छाप आदमी हूँ। और अपने वोट का अधिकार तो करेंगे। तो मैंने रोष अपने उत्तराखंड का दिखाया, वो आप में भी है, मेरे में भी है। नहीं चलिए ठीक है, देखिए अभी ये जो है अग्निवीर वाला, ये सीधे सीधे मैं ये इस रूप में देखता हूं कि ये हमारे देश के सीमाओं की रक्षा का, राष्ट्र की रक्षा का सवाल है। उस देश की रक्षा से बड़ा कोई सवाल तो नहीं हो सकता हमारे लिए। और उस रक्षा के सवाल पर आप कह रहे हैं कि हम 4 साल में, वो 4 साल में जो सीमा पे नौजवान लड़ेगा, जो युवा, उसको आप शहीद का भी दर्जा नहीं देंगे, उसको शहीद भी नहीं आप मान रहे हैं। आपने तो ये घोषित कर रखा है। तो ये कैसे लोग 4 साल के लिए उसमें जाएंगे? इतनी बड़ी बेरोजगारी है, और ये रास्ता, ये दरवाजा खोल रहे हैं। ये जाएगा, पुलिस में भी जाएगा, ये होमगार्ड में भी जाएगा, ये आरपीएफ में भी जाएगा, और ये सीधा जो त्वरित सुरक्षा बल हमारा है, वो हरी वर्दी वाला, वो उसमें भी जाएगा। ये धीरे धीरे ये सभी चीजों सरकार इन जिम्मेदारियों से, जो सरकार जो कल्याणकारी राज्य है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहता है कल्याणकारी राज्य देंगे, ये सारी जिम्मेदारियों से भागना चाहते हैं कि हम कुछ नहीं करने वाले।
हम किसी को दे देंगे, सुरक्षा की व्यवस्था भी किसी ठेकेदार को दे देंगे कि भाई तुम ठेका ले लो, हमारे बॉर्डर पे खड़े हो जाओ, वहां करो। तो ये कहाँ ले जा रहे हैं? ये सवाल, चिंता का सवाल है। कम से कम हमारे जैसे लोग, जो हम तो राष्ट्र के लिए मरने जीने वाले लोग हैं। वक्त की चूंकि कमी है और आज प्रचार प्रसार भी थम जाएगा। 19 अप्रैल को पहले चरण में चुनाव होंगे, तो जनता तो ये तय कर ही लेगी। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के चुनावी दंगल में आज हम बात कर रहे थे भट्ट की भावुकता और विपक्ष का कटाक्ष। जिस तरीके से महेंद्र भट्ट आज भावुक हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर वोट अपील की है, उसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष कटाक्ष करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्या ये आंसू काम आएंगे? क्या जनता का मूड बदल पाएगा या जनता क्या वाकई परिवर्तन की ओर है? ये तमाम चीजें 19 अप्रैल के बाद और जब रिजल्ट्स आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जनता का मूड जो है वो कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से देखने को मिल रहा है। सियासी दल अलग अलग तरीके से लुभाने की कोशिश कर रहे थे। देवभूमि के चुनावी दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।